हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मैराथन वीडियो। तो इस मैराथन वीडियो में दोस्तों खासियत क्या है कि पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल पार्ट और विद अगर आपने कोई फॉर्मूला वगैरह करने हैं या फिर आपने कुछ प्रैक्टिकली पोर्शन के साथ भी देखना है तो बीच बीच में कुछ पार्ट्स होंगे, ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर्स के, तो उनको भी देख सकते हो। लेकिन मेनली फॉर द थ्योरी पर्पस आज मैं आपको ये कवर कराने वाला हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको लिखने आने चाहिए और उनके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि समझना है। तो पूरी वीडियो के अंदर आपको पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन समझा दिया जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो चलिए करते हैं दोस्तों स्टार्ट। अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है क्योंकि उनका कल एग्ज़ाम है और जीएनडीयू के में कुछ ऐड हो जाते हैं सब्जेक्ट्स, तो उनके लिए कुछ अलग से सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी। तो चिंता मत करिएगा, दोनों के लिए आएगी। अभी के लिए स्पेशली फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी को। तो अगर आप सबको ये पता है कि मैंने ऑलरेडी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक एक सेपरेट वीडियो में कवर करा था, तो 10 मिनट की वो वीडियो है, सेपरेट बेसिक वीडियो, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का ही होता है, जिसमें से आना ही होता है। वो दोनों जीएनडी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों स्टूडेंट्स के लिए आप जहाँ से वहाँ से कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे कि अब आपका जो मेनली एक अनदर क्वेश्चन निकल के आ जाता है ना, वो क्या होता है, सेक्शन 2 में आप देखते हो 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट? तो वो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से। तो इस मैराथन में आपने क्या समझना है, जल्दी से देखिएगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होती हैं वो क्या होती हैं। सिंपल सा मीनिंग है भाई, एनालिसिस करना किस चीज़ का, उन्होंने कहा प्रोसेस होती है जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देती है। यानी एक इन्फॉर्मेशन बना देती है, एक छोटी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन को एक छोटी इन्फॉर्मेशन में बना देना और हमें बताना कि उन उन छोटी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हम अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसकी वर्किंग को कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बात जो मैंने कही एक डेफिनेशन के अंदर आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान लिखी हुई है। लेकिन अब और भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ साथ में वर्ड्स जोड़ने पड़ते हैं हमें कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना है तो ये एनालिसिस वर्ड जो है ना वो कुछ चीज़ों को करने के लिए किया जाता है। यानी क्यों, ये एनालिसिस हम करते क्यों हैं वो साथ में जोड़ लिया जाता है। तो जब हम क्यों के साथ डील करते हैं तो ये बॉक्स ज़रूर देखेगा कि अर्निंग कैपेसिटी को देखना होता है हमने सबसे पहले। तभी एनालिसिस का एक एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि हमने ध्यान से उस चीज़ को चेक करना होता है। देखना है उस इन्फॉर्मेशन को कि उस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या-क्या मिल सकता है, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन, क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो भाई अर्निंग कैपेसिटी पता की जा सकती है। मैनेजरियल एफिशिएंसी को जानने के लिए हम ये सब करते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, मेरे पास कितना पैसा रेगुलर रहेगा उसको जानने के लिए। इंटर फर्म क्या होता है कंपैरिज़न, एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ कंपैरिज़न करना, और इंट्रा फर्म आपने ही एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कंपैरिज़न करना नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, उसे हम इंट्रा कह देंगे, राइट? अब बात आती है फोरकास्ट और प्रिपेयर बजट। भाई मैं इतनी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ? ये चीज़ें बहुत आसान है। मुझे नहीं लगता इन चीज़ों को आपको ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा डिटेल में समझना है उसके भी नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, डिटेल में भी लिखा हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ आपको लास्ट मोमेंट पे क्या है, सिर्फ़ समझना है भाई। क्या है? अर्निंग कैपेसिटी, इंटर फर्म कंपैरिज़न, बजट बनाना, प्लानिंग करना, डिसीज़न लेना। देखो भाई मैंने तो वैसे ही बोल दिए, राइट? बहुत आसान है ये टाइप। चलिए, अब छोटी-सी अंडरस्टैंडिंग जान लेते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं। तो 4 तरीके के हैं भाई, इंटरनल, एक्सटर्नल, हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल। हमने 2 तरीके की बैलेंस शीट्स या स्टेटमेंट्स करी हैं, कंपैरेटिव और कॉमन, वो आ जाती हैं हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल में। आपको याद होगा कि 4 कॉलम हमने बनाए थे कंपैरेटिव में और 4 ही 2 कॉलम, 2 कॉलम के अंदर 2-2 कॉलम, एक एब्सोल्यूट और एक परसेंटेज। कॉमन क्या होता था, हम नीचे से ऊपर जाते थे, तो उसमें वर्टिकल बेस हो गया, ठीक है? जबकि हम कंपैरेटिव में एक लाइन वाइज़ जाते हैं, हॉरिज़ॉन्टल आमने-सामने कैलकुलेशंस करते हैं। तो उसमें कॉलम वाइज़ कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम, राइट? सॉरी, उसमें हम रो वाइज़ कैलकुलेशन कर रहे हैं जो कि हॉरिज़ॉन्टल वे है, और कॉमन में हम वर्टिकल कर रहे हैं। तो कॉमन इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्टिकल, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ 1 साल को देखते हैं, और हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ ईयर्स को। जबकि इंटरनल एक्सटर्नल क्या होती है, जब एक्सटर्नल पार्टीज आके एनालिसिस करेंगी हमारा तो वो एक्सटर्नल है, जब इंटरनल मैनेजमेंट करेगा एनालिसिस वो इंटरनल आ जाएगा। बहुत आसान था ये। अब आते हैं कुछ जो ज़रूरतें होती हैं ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत किनको पड़ती है। कुछ यूज़र्स होते हैं भाई, कुछ पार्टीज़ होती हैं, वो कहती हैं कि हमें ज़रूरत है भाई, हमें दे दीजिए, हमें बताइए। तो उसमें से एक मैनेजमेंट आता है भाई।
मैनेजमेंट कहता है कि ठीक है, हमें चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्यों? क्योंकि हमने डिसीजन लेने हैं आपके बिजनेस के लिए, हमने एफिशिएंसी को चेक करना है। अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें, वो कहेंगे हमने काम करना है तो हमें पता तो हो हमें कितना बोनस मिलेगा, हमारी जॉब की कितनी सिक्योरिटी है। इन्वेस्टर्स कहते हैं हमें ये जानना है कि हमने अगर पैसा लगाना है इस कंपनी में तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा, हमारा पैसा कितना सेफ है इस कंपनी के अंदर, कहीं डूब तो नहीं जाएगा। क्रेडिटर्स हमें उधार तभी देंगे जब वो ये देखेंगे कि हम उनको वापस कितने बेस पे कर रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ जो मनी है वो हम कितने टाइम पीरियड में उनको वापस कर सकते हैं, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस को देखेंगे। बैंकर लेंडर भी वही देखेंगे भाई, जो लोन देने से पहले देखते हैं, मतलब लोन हम कितनी अच्छी फैसिलिटी के साथ उनको वापस कर सकते हैं विद इंटरेस्ट, मतलब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम जल्दी से इंटरेस्ट के साथ लोन दे देंगे उनको वापस, और अच्छे खासी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है तभी वो हमें लोन देंगे, राइट? और टैक्स अथॉरिटी के लिए तो भाई हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि उसने तो प्रॉफिट के ऊपर ही तो हमें टैक्स लगा के देना है, तो प्रॉफिट कहाँ पे है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में, हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, राइट? कस्टमर्स को भी चाहिए, जब भी डिमांड होगी उनको भी देनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि टूल्स का क्वेश्चन आता है, तो टूल्स भाई घबराने की क्या ज़रूरत है? हर चैप्टर में, मतलब हर चैप्टर जो आप कर रहे हो वो सारा टूल है। यानी कंपैरेटिव कॉमन का डिफरेंस पढ़ लीजिए, ये यहाँ पे डिफरेंस है, बहुत अच्छे से डिफरेंस कर लीजिएगा, 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे भी काम आ जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा, टूल्स या टेक्निक्स अगर आपको पूछी जाती हैं तो वहाँ पे तो आपका ये डिफरेंस के ज़रिए आपके 2 पॉइंट्स कवर हो गए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का भी हो गया और कॉमन का भी हो गया। अब क्या डिफरेंस है? जो कंपैरेटिव मैंने ऊपर बताया वो एक, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स की बात करता है, कंपैरिजन करता है, जबकि कॉमन में एक ही साल आ जाता है। कंपैरेटिव कहता है कि हॉरिजॉन्टल में मतलब कंपैरेटिव हॉरिजॉन्टल बेस है, मतलब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, जबकि कॉमन वर्टिकल है। कंपैरेटिव एनालिसिस यूज़ किया जाता है इंटर और इंट्रा दोनों फर्म्स के कंपैरिजन के लिए, मतलब दोनों के कंपैरिजन के लिए, जबकि जो कॉमन है वो सिर्फ इंटर फर्म कंपैरिजन करता है, इंटर फर्म एनालिसिस करता है, ठीक है? कंपैरेटिव एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए भी हेल्पफुल है, जबकि कॉमन इंटरनल के लिए ही हेल्पफुल है। कंपैरेटिव रिलेटिव इंपॉर्टेंस नहीं देता हर एक फिगर को, जबकि जो, मतलब फेल हो जाता है, कंपैरेटिव इतना अच्छे से नहीं बता पाता, जबकि कॉमन एक एक फिगर के बारे में अच्छे अच्छे से रिलेटिव इंपॉर्टेंस के साथ हमें बताता है कि उसका काम क्या है, राइट? तो ये दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों के जरिए आपके 2 टूल हो गए ख़त्म। मतलब अगर आपका टूल्स वाला क्वेश्चन आता है तो भाई 2 क्वेश्चन, मतलब 2 पॉइंट्स कवर करा दिए मैंने। अब रेशियो एनालिसिस करना है तो अगले चैप्टर को देख लीजिएगा, उसमें से जो आएगा वो लिख देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। और अगर आपको बात करी जाए कैश फ्लो की, वो भी बीच में आ जाएगा, फंड फ्लो भी बीच में आ जाएगा। तो दोनों के, तीनों के, चारों के, पांचों के नंबर लेने हैं ना, उन्हीं चैप्टर के बेस को लिखिए और अच्छे से डाल दीजिए, बीच में आ जाएंगे नंबर। कोई इतना टफ पार्ट नहीं है, ये बहुत आसान थ्योरी क्वेश्चन है ये वाला। फिर भी मैंने आगे लिखा है सम अदर टूल्स में रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो और फंड फ्लो, जो हम लेटर पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, आपको लाइन में क्वेश्चन आ जाता है भाई, आप कंफ्यूज हो जाते हो, उनमें लिखा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर बेस्ड ऑन द सम क्वालिटेटिव, बेस्ड ऑन सम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ओनली एंड इंक्लूडिंग सम पर्सनल बायसनेस। तो वहाँ पे सोचने लग जाते हो, अच्छा इसमें क्या आएगा, ये वो। अरे भाई, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इसमें हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और पर्सनल बायसनेस तो इसमें भरपूर भरी हुई है भाई। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें लिमिटेशंस के साथ उनको बताना होता है कि हम, आप जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो हम एग्री करते हैं, और उसमें हम लिमिटेशंस के बारे में बताएंगे कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसका सबसे पहली लिमिटेशन आ जाती है कि ये पास्ट फिगर्स के साथ डील करता है, ये कभी भी फ्यूचर के साथ डील ही नहीं करता। पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही पास, मतलब है तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बेस्ड होती है ना, वो पास्ट फिगर्स के साथ हम चलते हैं। तो इसीलिए हमारा जो एनालिसिस है वो हमेशा पीछे की ओर जाता है, आगे तो जाता ही नहीं। ओनली क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव की बात करते हैं, मतलब सॉरी, क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्वालिटेटिव देखते ही नहीं। हमने कहाँ पे क्वालिटेटिव को देखा है? कहीं पे भी नहीं। हमें क्वालिटेटिव यहाँ पे दिया जाता है? नहीं सर, नहीं, इसके बारे में बात ही नहीं की जाती। और उसके मतलब, और नो फ्री फ्रॉम बायसनेस, अरे भाई, मैंने मैनेजमेंट में बार बार बताया था कि जहाँ पे ह्यूमन जजमेंट है वहाँ पे पर्सनल बायसनेस के बिना काम ही नहीं हुआ जाता। हम अच्छे हैं लेकिन दूसरा तो नहीं है ना, हमें ये पता है कि जितना मर्जी ढूंढ लो कोई बायसनेस नहीं है हर जगह। ऐसा कुछ होता है? नहीं, हर जगह बायसनेस है। चलिए, चेंजेस इन प्राइस लेवल इग्नोर्ड। आपने प्राइस लेवल चेंजेस वाला चैप्टर देखा है ना? मैं नहीं कराने वाला वो वाला, क्योंकि उसमें अगर हम करने लग जाएंगे ना तो 5 नंबर के क्वेश्चन के पीछे बाकी 95 नंबर छोड़ दोगे आप। मतलब बाकी क्वेश्चंस करिए, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें से कुछ आपको प्रैक्टिकल आएगा 5 नंबर का, जिसने करना है कर लीजिए। थ्योरी में भी आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा 15 नंबर का, जिसने करना है कर लीजिए, पर वो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके अलावा आप दूसरे चैप्टर्स को देख लीजिए। तो मैं नहीं करवाने वाला वो, क्योंकि
मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको बेटर होगा कि अगर आप दूसरे 2-3 चैप्टर्स कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो प्राइस लेवल चेंजेस जो भी है चैप्टर तो है ना, इग्नोर किया जाता है इसमें, जिसकी लिमिटेशन है ये। मतलब प्राइस के चेंजेस को देखा ही नहीं जाता बीच में, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिट जो एग्जैक्ट है ना वो हमें पता नहीं चलता। उसके बाद विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, बात साथ में लिखा है कि मैंने बैलेंस शीट दिखाई है, भाई मेरा इतना सा इतना 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 अच्छा है बिजनेस देख लो, और अंदर आकर देखा बाद में पता चला कि भाई वो लिखा कुछ और है कुछ और। ऊंची दुकान फीका पकवान, वही बात हो गई ना। चलिए, ऑल इंक्लूड्स मतलब लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं उनकी जो लिमिटेशन है वो भी इसमें आ जाती हैं भाई। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अपनी ही लिमिटेशन है, तो वो एनालिसिस के जब हम करेंगे तो एनालिसिस की अपनी लिमिटेशन के साथ मिल जाएंगी और डबल लिमिटेशंस का रोल बीच में आ जाएगा। तो इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस को देखते हैं तो वो भी बीच में ही आई होती हैं कई बार, राइट। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है भाई, एक बार रिपीट कर रही है अपने आप हो जाएंगे। क्वालिटेटिव चेंजेस इन प्राइस इग्नोर, पर्सनल बायसनेस, कुछ तो मैनेजमेंट के बीच में आ गए हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डील करे हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा बस फोकस करके समझना है। चलिए, चैप्टर हो गया ख़त्म। वैसे रेशियो एनालिसिस से प्रैक्टिकल आने के बहुत चांस होते हैं, पर कई बार ना एग्जामिनर आपको 5 नंबर में थ्योरेटिकली पूछ लेता है या 15 नंबर में भी थ्योरेटिकली पूछ लेता है। तो वहाँ पे फंसना नहीं है, यहाँ पे लीजिए नोट्स और बात खत्म करके आइए। क्वेश्चन जो कहता है मैंने प्रैक्टिकल नहीं करना, रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिस्की है भाई। एक रेशियो गलत हुई उसके साथ साथ सब कुछ गलत हो सकता है, इसलिए मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि थ्योरी करके आ सकते हो तो बच जाओगे। लेकिन थ्योरी सर अगर रेशियो एनालिसिस की आपने डाल दी, मतलब सर ने डाल दी या किसी ने भी डाल दी एग्जामिनर ने, तो क्या करोगे यार, कर लीजिए ना, फिर क्या है। रेशियो एनालिसिस का मीनिंग तो बहुत आसान है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स, और जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं वो मैंने 2 बता दिए। मतलब इंटरप्रेट करना और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बताना बहुत सारी रेशियोज के साथ, मतलब करंट एसेट का करंट लाइबिलिटी के साथ, क्विक एसेट्स का करंट लाइबिलिटी के साथ। ये क्या है, रिलेशन ही तो बता रहा हूँ मैं। तो इन सब के साथ जब रिलेशन जोड़ जोड़ के हम कुछ फाइनेंशियली क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स क्रिएट कर रहे हैं एक बिजनेस के अंदर, और अपनी पोजीशन को एक स्टेबल पोजीशन बना के देख रहे हैं, तो वो बन जाता है रेशियो का एनालिसिस। ठीक है, तो पढ़ना आपके साथ में है, ये देख सकते हो भाई, मैं अगर पढ़ूंगा तो वो टाइम बहुत जला जाएगा ना। चलिए, लेकिन एक क्वेश्चन आया है कई बार, कौन कौन सी चीज़ों का रेशियो एनालिसिस में ध्यान रखना है। तो बच्चे बहुत सोचते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, 5 ही तो करनी है, देख लीजिए। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, एनालिसिस क्यों करना है भाई, सिलेक्शन ऑफ रेशियो, रेशियो की सिलेक्शन तो कर लो पहले, कौन सी रेशियो चाहिए आपको, करंट रेशियो पता करनी है कि क्विक करनी है, कि आपने लिक्विडिटी का पता करना है कि एक्टिविटी रेशियोज देखनी है, क्या देखना है वो तो पता हो आपको। कैपेबिलिटी ऑफ एनालिस्ट, जिसने काम करना है उसकी कैपेबिलिटी अच्छी भी है रेशियो को करने के लिए, कहीं वो आपको सी ओ जी एस की बजाय सेल तो नहीं दिखा रहा लेकर, कुछ भी मतलब कुछ गलत रेशियोज तो नहीं ले रहा, ये भी ध्यान रखना है। कितना अच्छे से काम कर सकता है वो, और स्टैंडर्ड टू बी अप्लाइड, रेशियो एनालिसिस के लिए कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना ज़रूरी होता है वो भी ध्यान में रखना होता है। ये 5 चीज़ें ये ध्यान में रखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको अगर सोचना है तो कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, सभी के लिए बहुत आसान आपको बता दिया गया है। इतना मुश्किल नहीं है लिखना मेरे ख्याल से, इतने बड़े हो चुके हो, लिखना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बाकी फिर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे टेलीग्राम पे डिटेल में। चलिए, एडवांटेजेस क्या हैं। सर हमने इतना कुछ पढ़ा है तो एडवांटेजेस को बहुत आसान होनी चाहिए। सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब आसान बनाने के लिए हम रेशियो एनालिसिस करते हैं कि हमें आसानी से पता चल जाए कि करंट एसेट ज़्यादा है कि कम है, बस इतना पता करना है। वो कैसे पता चल जाएगा, 2:1 मीन सर हाँ करंट एसेट ज़्यादा है, पता चल गया। ठीक है, हेल्प इन प्लानिंग, अरे भाई ये तो हेल्प इन प्लानिंग कंट्रोलिंग, ये तो आसान है ना। अरे भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो उसका कुछ तो योगदान होना चाहिए ना बाकी चैप्टरों में भी। तो प्लानिंग के लिए तो हेल्पफुल है ही, क्यों, मैंने अभी बताया 2:1, तो मैंने डिसीजन ले लिया ना आसानी से। पता है तो करंट एसेट ज़्यादा है तो डिसीजन ले लो, फटाफट हो गया। यूज़फुल फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर के लिए ही हेल्पफुल है भाई, ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता रेशियो एनालिसिस। ठीक है, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई डिसीजन लेने के लिए तो मैनेजमेंट तरस रहा है, रेशियो एनालिसिस कोई खरीदता है वो कहता है ये टूल तो हमारे लिए बहुत आसान है भाई, जिसमें हमें सीधे पता चल जाता है कि स्टॉक ज़्यादा है कि क्रेडिटर ज़्यादा है कि डेटर ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है कि वो ज़्यादा, बस इतना है कि डिटेल में नहीं पता चलता।
ठीक है। पर जितना भी है शॉर्ट टर्म के लिए बहुत आसान है डिसीजन लेने के लिए। और जब इन्वेस्टर्स कहते हैं तो वो कहते हैं भाई हमें रेशियो एनालिसिस दिखा दो, हम पैसा सीधे डाल देंगे आपके कंपनी में, बात ही खत्म। क्योंकि उनको क्विकली डिसीजन जब लेने होते हैं ना, तो इन्वेस्टर इन्हीं चीज़ों को पकड़ते हैं और जल्दी से अपना डिसीजन ले लेते हैं और इजीली इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत आसान टाइप है, ठीक है। और अगर आप ये बात करोगे कि इसकी लिमिटेशन सर, इसकी भी लिमिटेशंस, अरे कुछ भी नहीं है। डेटा अच्छा होना चाहिए, वो नहीं होता, रिलायबिलिटी होती नहीं है, तो ये लिमिटेशन है भाई, क्योंकि रिलायबिलिटी किसी डेटा में नहीं होती, बहुत सारी एडजस्टमेंट के साथ वो डाटा आता होता है आपके पास। बायसनेस नंबर 2, विंडो ड्रेसिंग हो चुका है भाई, और बचा हुआ हिस्टोरिकल एनालिसिस भी हम कर चुके हैं, तो वही तो चीज़ें हैं। चलिए, मैंने लिखने का पर्पस इसलिए बताया क्योंकि आपको थोड़ा सा फ़र्क अगर है भी तो पता नहीं चलना चाहिए, क्यों सर वही तो चीज़ें हैं, बस लिखने का पर्पस ये होता है कि आपको याद आता रहे बार बार, ठीक है। सर कैश फ्लो की थ्योरी वैसे नहीं आती होती, 5 नंबर में फिर भी पूछ लिया जाता है, तो 5 नंबर भी तो चाहिए ना हमें। तो चलिए 5 नंबर भी क्यों नहीं चाहिए हमें, तो उसके लिए अगर समझना है तो AS3 का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब सर AS3 क्या था, अरे आपके पेपर में आ जाता है कई बार कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म AS, या व्हाट गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ AS एज पर AS। अरे एज पर AS क्या था सर, अरे यार कैश फ्लो है उसके अंदर, सोचो थोड़ा सा, ये मैंने करवा दिया आपको, हिंट दे दिया, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कैश फ्लो क्या है सर, जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो का पता चलता है। एक सिंपल डेफिनेशन है भाई, बाकी तो पढ़ सकते हो, जिसमें हमें कैश जनरेट कितना हुआ और यूज़ कितना हुआ उसके बारे में जानकारी मिलती हो, वो रिपोर्ट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सर इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ होता है इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। सर अगर यूज़ वर्ड है तो एडवांटेज पूछ लिए तो यही लिख सकते हैं, आंसर यस। सर इसके अलावा कोई पर्पस हुआ तो वो भी लिख सकते हैं, यस, यही क्वेश्चन बनता है फिर। चलिए, तो यूज़ क्या है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसे यूज़ कर सकता है, कैश की मूवमेंट का हमें पता चल सकता है। सर कितने कैश फ्लोज आए हैं, कितने कैश फ्लो जा सकते भी हैं, मतलब आए कितने हैं वो तो पता चल जाएगा, गए कितने हैं वो भी। आ सकते मतलब सकते वर्ड भी साथ में पता चल सकता है, लाइकली, लाइकली मतलब आने वाले टाइम पीरियड का भी पता चल जाता है कई बार। फंड फ्लो के लिए तो बहुत ही अभी आपने अगर जिन लोगों ने करा है कैश फ्लो, उन्होंने नोट करा होगा कि कैश फ्लो का दूसरा पार्ट ही क्या है, फंड फ्लो। कोई ज़्यादा फर्क क्या, छोड़ो बात भाई, फर्क ही नहीं है दोनों में, सिर्फ एक फॉर्मेट का फ़र्क है मेरे ख्याल से, और तो कुछ है ही नहीं उसमें। बाकी दोनों चीज़ें एक दूसरे के भाई बंधु हैं, ठीक है। और बचा हुआ, सर हमने अगर बजट कैश को देखना है और एक्चुअल कैश को देखना है, उसमें अगर हमने कंपैरिजन करना है तो ले आएंगे कैश फ्लो को, वहाँ पे भी ये बहुत यूज़फुल है। लेकिन सर कुछ इसकी भी लिमिटेशंस है, पर दूसरों से अलग है, तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि सर ये किसी मतलब ये फंड फ्लो को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर हम यार ऐसा होता तो हम फंड फ्लो कर ही नहीं सकते थे, हमें तो फंड फ्लो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पर यार करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट नहीं है, सप्लीमेंट है। उसके अलावा सप्लीमेंट है, दूसरा पार्ट है, पर रिप्लेसमेंट नहीं है, ये गलत चीज़ हो गई इसमें। और दूसरा सर, ये पिक्चर नहीं बताता पूरी, क्यों, नॉन कैश तो होता ही नहीं बीच में। किसने कहा सर नॉन कैश नहीं होता, हमने इंडायरेक्ट मेथड करा है। अरे भाई कैश फ्लो का मतलब तो कैश फ्लो है, आपने इंडायरेक्ट मेथड लगाया है, मेथड अलग चीज़ होती है, ये ध्यान रखा कीजिए। चलिए, वो नॉन कैश का पार्ट नहीं आता इसमें। और इसी वजह से जो बैलेंस शीट के प्रॉफिट्स वगैरह हैं हमें, या प्रॉफिटेबिलिटी है, वो हमें अच्छी नहीं पता चल जाती है, तीसरा पॉइंट हो गया। और सर चौथा पॉइंट भी बता दीजिए कि बैलेंस शीट की जितनी भी गलतियां होंगी एक बार, वो गलतियां कैश फ्लो बनाने में आ जाएंगी, मतलब एक बार गलत बैलेंस शीट बनी, उसका इफेक्ट कैश फ्लो पे भी तो पड़ेगा, क्योंकि कैश फ्लो बैलेंस शीट की मदद से ही तो बन रही है। तो अगर बैलेंस शीट गलत हुई तो कैश फ्लो भी गलत होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। अब सर दूसरा पार्ट आ गया, सेक्शन थर्ड आता है ना नीचे वाला, वो तो वैसे मैंने ऑलरेडी फंड फ्लो कैश फ्लो के साथ स्टार्ट कर दिया था। अब आप कहोगे सर फंड फ्लो कहाँ है, नहीं करना, फॉर्मेट पढ़ लीजिए, बहुत है इतना, और यूजेज पढ़ के चले जाइए, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा क्योंकि वो क्वेश्चन आता नहीं है ज़्यादातर। चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है सर, वर्ड साथ में बोलिए ज़रा, ठीक है सर बोल देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को जब एक पार्ट्स, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैंने तोड़ दिया, ABCDE 5 डिपार्टमेंट में, और बता दिया ए तेरा काम ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, ई का ये है, बात खत्म। डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट्स और असाइन देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग, छिट बहुत, अरे यार निक्को सा डिफरेंस है इसमें, और मतलब निक्को सा इसका मीनिंग है। चलिए, लेकिन सर प्रिंसिपल आ गई तो घबराना नहीं है, मैंने लिख दिया,
OGC याद कर लीजिए सर, OGC क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी, जस्टिफिकेशन, कंट्रोलिंग, बात खत्म। तीन ही तो इसके मेन प्रिंसिपल्स हैं सर। ऑब्जेक्टिविटी मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को करने के लिए पहले पता हो कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन को कब कब कैसे कैसे देनी है, तो पर्पस आ गया ना ऑब्जेक्टिविटी। सर जस्टिफिकेशन, अरे सबको पता तो होना चाहिए ना कि हमारी डिवाइडेशन हुई है तो किसका क्या क्या काम है। सर कंट्रोलिंग, अरे इतना सारा काम करोगे, 5 डिपार्टमेंट बना दिए तो कंट्रोलिंग भी तो करनी बहुत ज़रूरी है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक भी तो करना पड़ेगा ना एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ स्टैंडर्ड को। तो कंट्रोलिंग आता है कि नहीं आता? चलिए सर, इसको करने से पहले कुछ ध्यान देना होता है, प्री रिक्वेस्टिस, जैसे कि बजट। बजट होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए ना कितना कितना बजट होगा सबका। दूसरा सर, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। अरे भाई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन कितना डिवाइड कर दोगे, वो तो डिवाइड करके कहेगा कि हाँ भाई ये तो नुकसान हो गया हमारा। जो बहुत बड़े होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग, उनको करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग, अदरवाइज ये नहीं करना चाहिए। चलिए, और थर्ड सर, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट पता होना चाहिए कैसा है, तभी तो डिवाइडेशन कर पाओगे। पता ही नहीं है कहाँ पे कौन से डिवाइडेशन करनी है, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाओगे फिर। तो पता होना चाहिए कि किस केस में कहाँ कहाँ डिवाइड करना है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट बनाना है और किस किस को कौन सा काम देना है। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल लेवल्स, आपने टॉप को ले लिया, मिडल और लोअर को छोड़ दिया, वो कह रहे बाय बाय हम नहीं आ रहे, आपने हमें लिया ही नहीं कंट्रीब्यूशन में। सबको साथ में लेकर चलोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेस्ट काम करवाएगा। ठीक है। कॉन्टिन्यूशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन चलती रहेगी तो मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन, मतलब कौन कौन सा अपने इन्फॉर्मेशन, मतलब फ्लो का पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ फ्लो आना है इन्फॉर्मेशन का, मतलब कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से कहाँ आना चाहिए, राइट। और मोटिवेटेड टीम तो होनी चाहिए, तभी डिपार्टमेंट का काम चलेगा ना। एक बंदा भी बीच में रुक गया तो परचेज का काम रुक गया तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी, आगे काम भी नहीं बढ़ेगा, राइट। ठीक है सर, इसके कुछ सेंटर्स हैं जो क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार 5 नंबर में भी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बारे में बताएंगे। तो सर ये 4 तरीके के होते हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। सभी के नाम से ही रिलेटेड है सब कुछ। कॉस्ट मतलब सिर्फ कॉस्ट के ऊपर ध्यान देने वाला, रेवेन्यू मतलब सिर्फ रेवेन्यू को ध्यान देने वाला, प्रॉफिट मतलब दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाला, कॉस्ट प्लस रेवेन्यू। और इन्वेस्टमेंट कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान दूंगा और कॉस्ट और रेवेन्यू और प्रॉफिट के ऊपर भी ध्यान दूंगा, लेकिन वैसे वो कॉस्ट रेवेन्यू के ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, लिखा हुआ है, मैंने जो बोला है वो लिखा हुआ है सामने। ठीक है, लेकिन इसमें मेन पर्पस क्या होता है? जो मेन पर्पस है कॉस्ट सेंटर का वो होता है कि कॉस्ट को कम रखे रेवेन्यू के पास, और रेवेन्यू का पर्पस होता है रेवेन्यू को ज़्यादा रखे, और प्रॉफिट का पर्पस होता है दोनों को ध्यान में देखे, मतलब दोनों को देखे। और जो इन्वेस्टमेंट कहता है कि आप दोनों, आप तीनों ही साइड पे जाइए, मैं तीनों को ही नहीं बुलाने वाला। हाँ मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन मेरा पर्पज़ है ईपीएस को बढ़ाना, अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना। ठीक है। चलिए, तो सर एक बार ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सर मुझे इन ऑब्जेक्टिविटी या एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये क्वेश्चन का तो पता नहीं, पर स्टेप्स बहुत बार आए हैं। तो पहले हम स्टेप्स की ओर बढ़ जाते हैं सर। स्टेप में आता है सर, मतलब प्रोसेस के अंदर क्या आता है सर, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाइए, जो अभी हमने पढ़े सर। कॉस्ट रेवेन्यू के अंदर अंदर डिवाइड कर दीजिए सब कुछ, कॉस्ट रेवेन्यू का ये हो, कॉस्ट का ये हो गया, रेवेन्यू का ये हो गया, इन्वेस्टमेंट का ये हो गया। फिर उसके बाद बताइए सर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं सभी के, उनके बारे में उनको बताइए सर। उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब ट्रैक कीजिए कि उनका काम कैसे चल रहा है सर। उनके बाद उनके कंपैरिजन कीजिए कि हाँ, मतलब जो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी, मतलब हमने देखी इतनी परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, फिर कंपैरिजन कीजिए ज़रा, देखिए कि उनकी बजट किट के साथ अच्छी है कि बुरी है वैल्यू। ठीक है सर। फिर वेरियांस, वेरियांस मतलब क्या देखना होता है, वेरियांस किसे कहते हैं सर? हमने जो ढूंढा, हमने जो देखा, मतलब हमने कंपेयर किया, वहाँ तक हम रह गए। कंपेयर के बाद हमने इस स्टेप में देखना है कि जो हमने कंपेयर करा वो कितना डिफरेंस है उनमें, मतलब अगर पॉजिटिव डिफरेंस है तो कितना है, अगर नेगेटिव है तो कितना है, इसमें होता है वेरियांस। ठीक है। और फिर जब हमने देखा सर नेगेटिव डिफरेंस है तो उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है लास्ट स्टेप के अंदर। हो गया सर। बाकी सर अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो बहुत इजी काम है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव अगर बात करते हैं तो वो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ साथ मतलब मिक्स हो जाते हैं कई बार। वैसे एडवांटेज क्या होते हैं या ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले मेरा पर्पस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का, कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग क्यों करनी है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल्स को एग्जामिन कर सकूँ, कितने हाई लेवल तक मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर जा सकता हूँ।
दूसरे नंबर पे मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ कि उसको मैंने परचेज का दे दिया, उसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, राइट। फिर उसके बाद मैंने ये भी देखना होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कितने अच्छे से क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। अकाउंटेबिलिटी, और सबसे ज़रूरी चीज़ अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेन हो जाएगी उसके साथ साथ। और लास्ट में आ जाता है सर एस्टिमेट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट एंड रेवेन्यू के बारे में एस्टिमेशन अच्छे से लग जाता है पता कि कितना होना चाहिए, तब क्योंकि हमने सेपरेट डिपार्टमेंट बता दिए तो उन्होंने अपना अपना अच्छे से काम किया और हमें अच्छे से पता चल गया। और एस्टिमेट मतलब मोटिवेट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, इससे हम हर एक बंदे को अच्छे से मोटिवेट भी कर सकते हैं अगर हम उसे अपना काम खुद करने दे दें। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की बजाय उसे कह दे कि तू अब डिपार्टमेंट का हेड है तो वो मोटिवेट होकर काम करेगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए सर, अब आगे काम आता है एचआरए और फिर करेंगे सोशल, बात खत्म। सिर्फ 30 मिनट का होगा अच्छे से कहूँ तो, बाकी कुछ नहीं। तो 30 मिनट के अंदर पूरा मैनेजमेंट का थ्योरी का काम हो जाएगा, जाते जाते पढ़ लेना, कल सुबह भाई हो जाएगा फिर सब कुछ। चलिए, एचआरए क्या है सर? एचआरए कहता है कि जो हम ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर स्पेंड करते हैं, सर ह्यूमन रिसोर्स मतलब उनके काम, उनके रिक्रूटमेंट के लिए, उनकी सिलेक्शन के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो सारा का सारा उनका रिकॉर्ड सर रखा जाता है। उनको रिकॉर्ड को बनाया जाता है, उन रिकॉर्ड को किया मतलब उनको रिकॉर्ड को अच्छे से देखा जाता है और तैयार किया जाता है। वो सब प्रोसेस क्या है सर? वो एचआरए है, वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। लेकिन ये करते क्यों है सर? क्योंकि हम इन चीज़ों को कम से कम मतलब कम से कम देख सकें, मतलब रिक्रूटमेंट की कॉस्ट को कम कर सकें, ट्रेनिंग को कम मतलब इन सब चीज़ों की कॉस्ट को जितना हो सकता है उतना कम कर सकें। ये मेन पर्पज़ होता है एचआरए करने का। बाकी पढ़ तो सकते ही हो, लेकिन मेन फोकस होता है सर इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है मेथड्स और मॉडल्स का। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। लेकिन मेथड सर ज़्यादा मुश्किल है नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ कि 4 मेथड्स होते हैं सर। कॉस्ट के अंदर 2 और वैल्यू के अंदर 2 ले लीजिए सर। अगर हम कॉस्ट के अंदर 2 लेते हैं तो एक्वाजिशन और रिप्लेसमेंट आते हैं जो 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं सर। जब एक्वाजिशन की बात आती है तो सर हम अपनी सारी कॉस्ट को एक्वायर करते हैं अच्छे से। एक्वायर का मतलब क्या होता है? अमोरेटाइज, मतलब साल साल बाद चेक करते हैं। एक्वाजिशन का मतलब होता है साल साल बाद हम अपनी कॉस्ट को बदलते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, अमोरेटाइज करते रहते हैं अपने पी एंड एल अकाउंट के अंदर, ताकि हमें बार बार लंबा खर्चा ना करना पड़े। मतलब कैपिटलाइज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। उससे हमें पता चलता रहता है कि कितनी कॉस्ट लग रही है हर साल के अंदर। उसके बाद सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर ज़रूरत पड़ने पर हमें ये मेथड इस्तेमाल करना पड़े तो वो क्या कहता है कि दिस मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर टू कीप वर्किंग और रिप्लेस अ वर्कर। इसमें हम जिस मतलब कॉस्ट को क्या करते हैं, इस मेथड का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें कॉस्ट का पता चले हर वर्कर के ऊपर कितनी लग रही है, ताकि अगर हम उस वर्कर की कैपेबिलिटी को देख रहे हैं कि अच्छी है तो ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसका काम ही नहीं है इस मतलब अच्छा चल रहा और उसके हम पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उसको भाई सोचते हैं कि रिप्लेस करना है कि भाई बाय बाय टाटा टाटा करनी है, क्या करना है वो इस मेथड के ज़रिए हम पता कर लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं वैल्यू अप्रोच मेथड सर। प्रेजेंट वैल्यू, ये मेथड आप 6 सेमेस्टर में अच्छे से पढ़िएगा कि आज के टाइम में जो हम काम कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू मतलब मैं आने वाले टाइम पीरियड में जो पैसा लगाया है मैंने, मतलब मैंने एक पर्सन के ऊपर पैसा लगा के कह दिया कि भाई तेरी सैलरी इतनी होगी 2 सालों के लिए, तो भाई ये 2 सालों के लिए जो मैंने पैसा लगाया है उसकी आज की इंपॉर्टेंस कितनी है। मतलब उसके लिए जो 200 रुपये मैं आने वाले टाइम पीरियड में देने वाला हूँ वो आज के लिए मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है, उस मेथड के जरिए मतलब इस मेथड के जरिए हम पता कर सकते हैं, जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहते हैं। करने का तरीका ज़्यादा मत सोचिएगा, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, सिर्फ लिख के आना है, ठीक है। लिखी हुई थी चीज़ आपको पढ़ने को मिल जाएगी। फिर आते हैं सर वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन। इस मेथड के ज़रिए हम वैल्यू लेते हैं एक हर एक बंदे की, कि भाई वो कितना वैल्यूएबल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर एक वर्कर के ऊपर कॉस्ट को अच्छे से देख लिया जाता है और उसकी कॉस्ट को जाना जाता है कि भाई ये कितना वैल्यूएबल पर्सन है, मुझे भी तो पता चले। इसके ऊपर हम इतना पैसा लगा रहे हैं, क्या ये इतना वैल्यूएबल है कि वैसे ही लग रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ मैच होता है पॉइंट, लेकिन है अलग। इसके अंदर हम उनके प्रॉफिट के जरिए मतलब क्या करते हैं, मेजर करते हैं हर एक बंदे की वैल्यूएशन को, मतलब हर एक बंदे के ऊपर लगे हुए पैसे को, ठीक है। कि उस बंदे के ऊपर अगर इतना स्पेंड किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। सर उसके बाद आते हैं इसके कुछ मॉडल्स।
यही कराऊंगा और उसके बाद सोशल अकाउंटिंग है, बहुत ख़त्म हो जाएगा बस। मॉडल्स क्या हैं सर? दो मेन मॉडल्स हैं, सिर्फ उनके बारे में इस माइंड मैप में करना है सर। सिर्फ उनके बारे में पता होना चाहिए, डिटेल आपको लिखनी है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, आपको मिल जाएगी डिटेल, मैंने बार बार बताया इस चीज़ को। सर लेव स्कैवर्स मॉडल कहता है कि हमने एम्प्लॉय को डिवाइड कर देना है एज, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेस पे, और उनकी एवरेज अर्निंग देख लेनी है, और उनकी अर्निंग रिटायरमेंट तक हमें, मतलब ये मॉडल क्या बताता है कि रिटायरमेंट तक पता कीजिए कितनी देनी है उनको, रिटायरमेंट तक, ठीक है। और फिर हमें पता करना है सर कि डिस्काउंटेड रेट क्या लगाना है उनके ऊपर। सर ये क्या होता है? सर एक रेट फिक्स कर दिया जाता है कि आने वाले टाइम पीरियड में हम इन्हीं रेट के ऊपर उनकी कॉस्ट को मेजर करते रहेंगे, ठीक है। सर एरिक फ्लैम होल्स मॉडल क्या कहता है? सबसे पहले इसमें स्टेप्स आ जाते हैं सर, डिटरमाइन द पीरियड ऑफ वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय, कितनी देर के लिए वो काम करने वाला है, मतलब वर्किंग काम, मतलब काम कितनी देर के लिए करेगा, ठीक है। फिर उस पीरियड को ढूंढिए ढूंढिए कि जिस पीरियड में वो लीव कर सकता है, ठीक है। और फिर उस बंदे के वैल्यू, मतलब एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय, उसकी वैल्यू मतलब वैल्यू एडेड मेथड के साथ, मतलब वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन मेथड के साथ उसकी वैल्यू को ढूंढिए, और फिर आप अपने प्रेजेंट वैल्यू मेथड को अप्लाई कर सकते हैं इस केस में कि उसकी वैल्यू कितनी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसमें अगर मैं इतना पैसा लगाऊंगा उस टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड तक, तो मुझे आज क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है उसको जानने के लिए मैं ये काम करूंगा। तो एरिक कहता है कि अगर मैं बात करूं तो कितने पीरियड तक मैं उसको पहले जान लूंगा, जबकि जो ऊपर वाला मेथड है वो कहता है कि हम रिटायरमेंट तक लेकर चलेंगे, बात खत्म। इसमें हम पहले पीरियड को ढूंढते हैं, उन उतने पीरियड तक काम करते हैं, वो सीधे ही रिटायरमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। ये है दोनों में मेन डिफरेंस। चलिए, हो गया। बाकी ये जो बॉक्सेस में लिखा है ये इसके एडवांटेज है, बहुत आसान चीज़ें हैं, ये आप कर लोगे, बाकी मेनली पढ़ने वाली चीज़ें हैं, देख लेना आप, ठीक है। मेरा मेन फोकस अब आता है सोशल अकाउंटिंग के ऊपर। क्या होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, और इसके ऊपर सिर्फ एक ही मेन क्वेश्चन है, नीड, इंपॉर्टेंस और इसकी अप्रोचेस। सर जो सोशल अकाउंटिंग है वो सोशल यानी सोसाइटी बेस्ड अकाउंटिंग होती है, जिसमें सोसाइटीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उसमें कितना पैसा लगाना होता है, कितना खर्चा लगता है, और उससे हमें कुछ बेनिफिट्स अगर मिल रहे हैं तो वो क्या क्या मिल सकते हैं, उन सब का एक रिकॉर्ड देना, और कंट्रीब्यूशन कितना करना है हमने एक सोसाइटी के लिए, उन सब के बारे में जानना सोशल अकाउंटिंग कहलाता है। सर इसकी नीड क्या है? सर इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स आपको पढ़ा देता हूँ कि सर सोशल कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हो तो सोसाइटी का योगदान आपके लिए हमेशा रहेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए जितना कंट्रीब्यूट करते रहोगे उतना बिजनेस ग्रो होता रहेगा, ग्रो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट अच्छे से बढ़ता रहेगा आपका, क्योंकि वो आपके साथ ही आपका डील करेंगे अच्छे से, आने वाले टाइम पीरियड में आपकी इमेज अच्छी बनेगी। तो इन सब के लिए आप क्या करते हो, सोशल अकाउंटिंग को करने की कोशिश करते हो। बाकी अगर हम बात करें सर, इसमें दो चीज़ें और आती हैं जिसमें आपके प्रिंसिपल्स और इसकी अप्रोचेस खड़ी हो जाती हैं। तो सर प्रिंसिपल्स तो बहुत आसान है, मैं अप्रोचेस को बेस करता हूँ अच्छे से, मतलब पढ़ा देता हूँ एक बार। क्लासिकल अप्रोच सर अगर हम बात करें तो उसका मेन मोटिव होता है सर, हमने प्रॉफिट को बढ़ा के लीगली और एथिकल फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना है। मेरा बस इतना सा वर्ड समझ लीजिए, बाकी आपको समझ आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या कहता है सर, हमने डिस्क्रिप्टिव अप्रोच मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ डील करनी है, हर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के साथ डील करनी है कि सोसाइटी में अगर इतना पार्ट करोगे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और उसका नेगेटिव भी क्या हो सकता है, ये दोनों चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है इस अप्रोच के ज़रिए। उसके बाद पिक्टोरल अप्रोच क्या होती है सर, फोटोग्राफ्स ऑफ हेल्थ केयर सेंटर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, मतलब इसकी ये अप्रोच रहती है, मतलब इसके अप्रोच के अंदर ये भी आता है कि मतलब हम कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कितना कितना अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है, उनको एनुअल रिपोर्ट में शो करना और उनकी फ़ोटोग्राफ्स लेकर बताना कि इसमें मतलब ये चीज़ें हमने करी हैं, ठीक है। मतलब ये अप्रोच होती है कि हर काम के साथ साथ अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना और एनुअल रिपोर्ट में शो करना, ठीक है, पिक्टोरल पिक्चर के साथ, ठीक है। फुट नोट होता है कि जो आपने कंट्रीब्यूट करा उसको नीचे लिख दीजिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि आपने क्या क्या काम किया था, ये क्या क्या आपका मेन मतलब एडिशनल फुट नोट दे के बताइए जी ये रिपोर्ट में आपने क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा था सोशल सोसाइटी के लिए। प्रोग्राम, आप प्रोग्राम करके भी इस चीज़ को डिटेल में बता सकते हैं कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है एक सोसाइटी के लिए, इसमें यह बताया जाता है। और इंट्रीगल वेलफेयर थोरेटिकल अप्रोच क्या होती है, ये होती है एडवोकेट द प्रिपरेशन ऑफ सोशल रिपोर्ट कंप्राइजिंग सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट,
एंड सजेस्ट द फॉलोइंग कोऑपरेटिव सोशल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। मतलब इस अप्रोच में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, मतलब हर वेलफेयर अप्रोच को साथ में ले लिया जाता है इसमें, और बताया जाता है कॉस्ट कितनी लगेगी और उसके साथ साथ आपके बेनिफिट्स कितने हो सकते हैं। ये भी वही अप्रोच है, बस इतनी सी बात है, ज़्यादा सोचना नहीं है। हो गया काम ख़त्म, बाकी पढ़ लोगे हो जाएगा, आसान है। 35 मिनट्स हो गए पर मेरे ख्याल से सफिशेंट है। बाकी रही बात सर, नीचे आपको इसके कुछ रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले भी डिटेल में दे दिए हैं एक पेज के अंदर, जाते जाते देख लीजिएगा अगर जिन्होंने रेशियो एनालिसिस करना है। ठीक है, चलिए। सो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी वीडियो आपको मिल जाएगी मैराथन के ज़रिए। एक ही वीडियो के अंदर पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको मिलने वाला है। आई होप आपको ये सबको अच्छी लगेगी और समझ आ गई होगी पूरी की पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन। जाते जाते एक बार देख लीजिए अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।